हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे लूसेंट से। और इस वीडियो में हम 1 to 5 चैप्टर को कवर करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 6 to 14 लेसन को कवर करेंगे। इन दोनों वीडियो से आपका बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा लूसेंट, क्योंकि लूसेंट बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप 1 डे के कैंडिडेट है, 1 डे एग्जामिनेशन के, तो ये बिल्कुल बेस्ट पैकेज होगा। इन दोनों वीडियो से आपकी बायोलॉजी जो है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर आप किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसकी पीटी के लिए भी बिल्कुल बेस्ट है ये। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में, यानी बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो है ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेवेरेनस जो कि जर्मनी के थे। इन दो वैज्ञानिकों ने 1801 में जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। तो आगे हम डिस्कस करेंगे विज्ञान की कुछ शाखाओं का कि किसमें किसका स्टडी किया जाता है। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं यानी सांपों का अध्ययन होता है उसमें, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती के अध्ययन होता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु ने 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, जंतु समूह में और वनस्पति समूह में। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में यानी 2 किंगडम्स में विभाजित किया है, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी उसमें उसे वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे जीवधारियों का जगत वर्गीकरण। तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अनंत विटेकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मोनेरा में प्रोटिस्टा, तीसरा पादप यानी प्लांटी, चौथा कवक यानी फंगाई, और 5वां जंतु यानी एनिमल। तो आगे हम इन 5 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यानी एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप और जंतु के बीच स्थित येगलिना इसी जगत में है। ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा पादप यानी प्लांटी। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा कवक यानी फंगाई। इस जगत में यूकैरियोटिक और परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। 5वां जंतु यानी एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव जो है इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पेशीज है।
तो आगे हम जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में जानेंगे। तो 1753 में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीय का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम यानी जेनेरिक नेम और दूसरा शब्द जाति नाम यानी स्पेसिस नेम कहलाता है। वंश और जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लीन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। तो आइए अब हम सबके साइंटिफिक नेम को जानते हैं, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम को। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका, आम का मैग्निफेरा इंडिका, धान का ओरिजा सटिवा, गेहूं का ट्रिटिकम एसिटिवम, मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सटिवम, चना का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरेटिनम, सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंपेस्टरिस। तो ये सारे वैज्ञानिक नाम हैं सभी जीवधारियों के। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2 कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में सबसे पहले है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण परकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव्य जो है ये एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और दूसरा केंद्रक द्रव्य यानी न्यूकोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या है? ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूकोप्लाज्म ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। आगे हम जानेंगे कोशिका के बारे में, यानी सेल को हम डिस्कस करेंगे। कोशिका यानी सेल जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोवान लिवेनहाक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस लाइडेन और थियोडर सॉन ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ बिचरा 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें देख लीजिए। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो है वो मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कोशिकाओं का औसत संगठन। तो ये अवयव है और ये कुल कोशिका भार का प्रतिशत है। जल 70 से 90%, प्रोटीन 10 to 5%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 to 7%, आयन 1%। तो आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो कि कोशिका के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन,
हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणु और नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस होते हैं। तो आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर देखेंगे। तो इनकी विशेषता है यानी अंगक। तो कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशाम्बिका जो है प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है और यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं कुल। और केंद्रिका जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या फिर समसूत्री प्रकार का होता है। आगे हम देखेंगे कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो सेल के सारे प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। दूसरा पार्ट है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो है अर्धपरागम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ये लिपिड्स घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये स्पष्ट किया गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे कि तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तीसरा प्रकार है तारका यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारका यानी सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें कि सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। अगला भाग है अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे कि अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहर की सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यीय जालिका के सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यीय जालिका में ही होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का संचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अगला भाग है राइबोसोम। राइबोसोम जो है सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में तथा
G.E. पैलेड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S जो है ये स्वेडर्स इकाई अवसाधन गुणांक को प्रदर्शित करता है और ये अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं हो पाता है। अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में केवल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। डीएनए केंद्र के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। अगला भाग है गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी जो कि इटली के हैं इन्होंने किया था। ये जो है सूक्ष्म नलिकाओं यानी ट्यूबल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। ये जो पुटिका है ये गंतव्य स्थान पर उस पदार्थों को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ की पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ग्लाइकोपिड का भी निर्माण करता है। अगला भाग है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। ये जो है सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलिजेज, लाइपेजेज, प्रोटेजेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो कि अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड वेसिकल्स भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला भाग है लवक यानी प्लास्टिड। लवक जो है ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं और तीसरा वर्णीय लवक जिसको कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो एक एक करके इन तीनों लवकों के हम बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये जो है हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होती है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है हरित लवक में। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। तीसरा वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो कि प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं।
वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बेटानिन। ये सारे जो है वर्णी लवक के उदाहरण हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। अगला 10वां है रसधानी यानी वैकुलस। ये कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में ये अनेक व बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसघानी केवल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसघानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला भाग है केंद्रक, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्र द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया है। ये प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि मानव में 23 जोड़ा होता है, चिंपैंजी में 24 जोड़ा होता है और बंदर में 21 जोड़ा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे कि मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कि क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्धसूत्री यानी क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे कि सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं, इसे ही केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रिका में राइबोसोम्स के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आगे हम देखेंगे डीएनए और आरएनए की संरचना। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये हम देखेंगे संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड जिसके 2 भाग हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में आपका सुगर और बेस यानी क्षार होता है। बेस क्या है? क्षार। डीएनए में उपस्थित क्षार जो है 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन ए, गुआनिन जी, थाइमिन टी और साइटोसिन सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध और साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। A T और G 3 जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन से C, यानी एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। 1953 में J.D. वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया है। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है। डीएनए का कार्य क्या है? ये सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए से आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है।
तो आगे हम आरएनए के प्रकार देखेंगे। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्मॉल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। दूसरा स्मॉल टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। और तीसरा है स्मॉल mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। ये केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। तो आगे हम डीएनए और आरएनए में अंतर को देखेंगे। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए इसमें राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं और आरएनए में बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है। और आगे हम पादप और जंतु कोशिका में भी अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में तारकाय यानी सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय यानी सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका यानी वैक्यूलस बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। आगे हम देखेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन यानी एमिस्टोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन मेटोसिस और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। तो एक एक करके इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असूत्री विभाजन। ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ये विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। पहला अंतरावस्था यानी इंटरफेस, दूसरा पूर्वावस्था यानी प्रोफेस, तीसरा मध्यावस्था मेटाफेस, चौथा पश्चावस्था यानी एनाफेस और पांचवा अंत्यावस्था यानी टेलोफेस। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी एनाफेज सबसे छोटी होती है, वो केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेसोइस नाम दिया यानी अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा एनाफेज फर्स्ट और चौथा टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकिनेसिस। तो एक एक करके इन पांचों को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेप्टोनीन। लेप्टोटीन जो है ये गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या इसमें द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है। दूसरा जाइगोटीन। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं।
सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। तीसरा अब हम डिस्कस करेंगे पैकिटिन। पैकिटिन जो है, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या फिर क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज में अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृत्व तथा 2 पितृत्व क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृत्व और पितृत्व क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृत्व और पितृत्व क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। अगला चौथा डिप्लोटीन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, लेकिन जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों पर काइजमाटा कहते हैं। ऐसे स्थानों को काइजमाटा कहते हैं। काइजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता यानी चिस्माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइजमाटा का अत्ययीकरण हो जाता है। अंत्ययीकरण यानी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। 5वां डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस जो है, केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। आगे हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर को देखेंगे। समसूत्री विभाजन जो है, ये कायिक कोशिका में होता है यानी सोमैटिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन, ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के विभाजन आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन को प्रोफेज अवस्था, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इसके आगे अब हम लेसन 3 में आएंगे। जैव विकास को अब हम डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतु की रचनाएं, कार्य एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डीवरिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो वो कौन कौन से प्रमाण हैं? पहला, वर्गीकरण से प्रमाण। दूसरा, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तीसरा, अवशोषी अंगों से प्रमाण। चौथा, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। 5वां, पूर्वस्था से प्रमाण। 6वां, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। 7वां, भौगोलिकी वितरण से प्रमाण। 8वां, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण। 9वां, आनुवंशिकी से प्रमाण। 10वां, पशुपालन से प्रमाण। 11वां, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण और 12वां, जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्मों से प्रमाण। समजात अंग यानी होमोलॉग्यू ऑर्गन क्या है? ऐसे अंग जो कि विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख,
घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि जो हैं आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, लेकिन इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए और मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, एनालॉगी ऑर्गन, ऐसे अंग जो कि समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों द्वारा और धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अगला अवशेषी अंग यानी वेस्टिगियल ऑर्गन क्या है? ऐसे अंग जो कि जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कर्णपल्लव यानी पिन्ना, त्वचा के बाल, बर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि, ये इसके उदाहरण हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे जीवाश्म को। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे लेकिन बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए हैं, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास का सिद्धांत क्या है? जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। लैमार्कवाद क्या है? लैमार्कवाद का सिद्धांत जो है ये 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों और इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या फिर अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं, जैसे कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोन्टोलॉजी कहलाता है। अगला सिद्धांत है डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का काल था 1809 से 1882 ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों के जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय और पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होते हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद सिद्धांत क्या है? डार्विनवाद के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में
ढाल दिया गया, जिसे कि नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण और चौथा जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत जो है ये वस्तुतः ह्यूगो डी व्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं? पहला, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि ये उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा है, इस प्रकार के उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। ये उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा तथ्य है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा तथ्य है, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठवां, उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 पे आएंगे, आनुवांशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वे आनुवांशिकी लक्षण कहलाता है, जीन जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने 1822 से 1884 ने दिया था। ये इनका काल था, जोहान मेंडल ने। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द को विलियम जॉनसन ने दिया था। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़े फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें कि क्रमशः एक संकरीय व द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस क्या है? यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे डबल टी एवं बौने स्मॉल डबल टी पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो इनके परिमाण क्या निकले? डबल टी लंबा पौधा, और ये जो है कृत्रिम परागण है, ये जो है स्मॉल पौधा है बौना पौधा, ये जो है पितृ पौधे हो गए। लंबा पौधा से ये गया कैपिटल और स्मॉल, सभी प्रकार के मतलब सभी पौधे संकर लंबे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ पौधे, फिर युग्म, फिर पीढ़ी। सभी पौधे के संकर लंबे, स्वपरागण में 3 प्रकार के शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने। शुद्ध लंबे 25%, स्वपरागण, उसके बाद हमेशा शुद्ध लंबे। तो फिर क्या हुआ? F2 पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:1:1 प्राप्त हुआ। और संकर लंबे 50%, स्वपरागण इसमें ये 2 पार्ट 3 75%, 3:1 यानी 3 में आपका 75% और 25%। स्वपरागण हमेशा F3 पीढ़ी शुद्ध बौने 3:1 में निकला है, तो 1:2:1 प्राप्त हुए हैं। तो जीनोटाइप अनुपात जो है 1:2:1 है। द्विसंकरीय क्रॉस क्या है? यानी डिहाइब्रिड क्रॉस, डिहाइब्रिड। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज RR और YY व हरे एवं झुर्रीदार बीज RR और YY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इनमें गोल और पीला बीज प्रभावी होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। गोल और पीला गैमिट निकला, और ये झुर्रीदार और हरा है गैमिट P1, ये पैतृक पौधा। ये जो हो गया गोल और पीला संकर बीज F, स्वपरागण, इससे कराने पर ये गोल और पीला हो गया, और ये
गोल और पीला दोनों ही। नर युग्मक, इसमें नर युग्मक हुए क्या, कैपिटल आर और वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसमें आपका ये हो गया गोला व पीला शुद्ध, गोल व पीला अशुद्ध, गोल व पीला अशुद्ध और ये गोल व पीला अशुद्ध। ये मादा युग्मक है। इसमें डबल स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये गोला व पीला अशुद्ध, गोल व पीला शुद्ध, गोल व पीला अशुद्ध और गोल व पीला अशुद्ध। ये आपका गोल व पीला अशुद्ध, स्मॉल आर और कैपिटल वाई इस गोल व पीला अशुद्ध हैं, गोल व पीला अशुद्ध हैं, और ये झुर्रीदार व पीला शुद्ध हैं और झुर्रीदार व पीला अशुद्ध हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई में। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई में, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई गोल व पीला अशुद्ध, गोल व हरा अशुद्ध, और इसमें झुर्रीदार व पीला अशुद्ध और झुर्रीदार व हरा अशुद्ध। तो इससे निकलता है कि F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए और F2 पीढ़ी के पौधों का जिनोफाइट अनुपात 1:1:1:2:2:1:1 प्राप्त हुए हैं। तो उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला व दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर व तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्य गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य हो रहता है। ये गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नामक का उपयोग किया है। जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया है किसने? डब्ल्यू वॉटसन ने। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया है। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों या जीन का बना होता है। युग्म विकल्पी एलेलिस क्या है? एक ही गुण के विभिन्न विपर्ययी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या फिर एलेलिल कहते हैं। संलग्नता लिंकेज क्या है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें संलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंक संलग्न जीन यानी लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन की लिंग संलग्न जीन कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गर ने 1910 में किया था। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण होते हैं, जैसे कि रंगवर्धता, गंजापन और हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्रैक्सोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं जीव जाति के गुणसूत्र।
एस्केरिस के 2 गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, मटर के 4 गुणसूत्र होते हैं, प्याज 16 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं, मेढक के 26 गुणसूत्र होते हैं, नींबू के 18 और 36 गुणसूत्र होते हैं XY, बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं, चूहा में 40 होते हैं, चूहा माउस में, और चूहा रैट में 42 होते हैं, गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं, खरगोश में 44 होता है, मनुष्य में 46 होता है, आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होता है, तंबाकू में 48 गुणसूत्र होता है, घोड़ा में 64 गुणसूत्र होता है, कुत्ता में 78 होता है, कबूतर में 80 गुणसूत्र होता है, और टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक को। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नामकरण W. वाल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आनुवंशिक विचारधारा की गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कोनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से और दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन यानी सेप्टोजेनेसिस में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे व जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वे जिनमें कि 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र जाता है 22+Y। नारियों में एक प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+Y और 22+X और 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज यानी जाइगोट में 23वीं जोड़ी यानी डबल X होगी, XX होगा और इनसे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा और संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। आगे हम लेसन 5 को डिस्कस करेंगे, वनस्पति विज्ञान, और ये लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, वनस्पति विज्ञान। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी पादपों का वर्गीकरण। एक्लर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया है। किस रूप में किया है? पादप जगत, ये पादप जगत, और इसके बाद थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो एक्लर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है। पादप जगत में अपुष्पोद्भिद यानी क्राइप्टोगेमी में आपका थैलोफाइट आ गया, ब्रायोफाइट और तीसरा टेरिडोफाइट, और पादप जगत में दूसरा पुष्पोद्भिद वर्ग यानी पैनिरोगेमी। इसमें आपके 2 आ गए हैं, नग्नबीजी यानी गाइम्नोस्पर्म और दूसरा आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपके आवृतबीजी में एक बीजी पत्र होता है और यानी मोनोकॉट, और दूसरा द्विबीजपत्री होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपुष्पोद्भिद पौधा यानी क्राइप्टोगेमियस। इस वर्ग के पौधे में पुष्प और बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न वर्गों में यानी निम्न समूहों में बांटा गया है। पहला थैलोफाइट में,
थैलोफाइट में ये थैलोफाइट जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवाल क्या है? शैवाल जो है, शैवालों का अध्ययन शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होता है। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल कौन से हैं? भोजन के रूप में फोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया और नॉन स्टॉक आदि। आयोडीन बनाने में लाभदायक शैवाल हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद्य के रूप में नॉन स्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक और लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। और पांचवा है अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगारक अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फंगाई को यानी कवक को। तो कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, संकेंद्रकीय, संवहन उत्कर रहित थैलोफाइट है। मशरूम कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? तो ये रोग हैं, जैसे कवक से दमा रोग होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से, और एथलीट फुट दमा जो है, दमा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एथलीट फुट टीनिया फेडिस। खाज होता है एक्केरस स्केबिच कवक से। गंजापन होता है टीनियस कैपिटिस से, और दाद होता है ट्राइकोफाइटाइन लेस्कोसय से। तो ये कवक है और ये उनके रोग हैं उनसे। कवक जो है सरसों का सफ़ेद रस्ट यानी वाइट रस्ट ऑफ क्रसफेर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ वीट, आलू की अंगमारी यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अपक्ष यानी रेड रॉट ऑफ सुगर केन्स, मूंगफली का टिक्का रोग यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मासा रोग, वार डिजीज ऑफ पोटैटोज, धान की भूरी अर्ज चित्ती रोग यानी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पिछले अंगमारी यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डैपिंग रोग यानी डैपिंग ऑफ सीडलिंग्स। ये सारे जो हैं रोग हैं, कवक के रोग हैं, कवक से होते हैं। एफ्ला नामक विष जो है ये कवक से बनते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लाइकेन को। तो लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेट्स ने किया था। लाइकेन का अध्ययन कहलाता है लाइकेनोलॉजी। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्रस्टोस, दूसरा फोलियोज और तीसरा फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स और
खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी का दवा बनाने के लिए किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेनडियर मॉस या फिर क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में यानी बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरनेबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु का नाम दिया है। 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला, छड़ाकार या फिर बैसिलस, ये जो है छड़ानुमा या फिर बेलनाकार होता है। दूसरा, गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार जो है ये कोमा आकार या फिर जिसको विब्रियो कहते हैं, ये अंग्रेजों के चिन्ह कॉमा जो है कॉमा के आकार का है। उदाहरण विब्रिया कॉलेरी आदि। पांचवा है जीवाणु सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पश्चरीकरण यानी पास्चराइजेशन करते हैं। इसमें दो विधियां होती हैं। पहला, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड यानी LTH। इस LTH में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा लॉ है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड यानी HTST। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। एनाबीना और नोस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे विषाणु को। तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 में किया था। तंबाकू के मोजैक रोग पर खोज के समय पे इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण क्या हैं? ये कोशारूप में नहीं होते हैं। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण है ये, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण क्या हैं? इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। दूसरा, जंतु विषाणु, इनमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। और तीसरा, बैक्टीरिया फेज या फिर जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं और ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है जैसे T2 फेज। जिस विषाणु में RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। राइजोबियम और बैड्रीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोस, मटर कुल,
के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का। एजोटोबैक्टर या फिर एजोपोरबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोरोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना या फिर टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे जो है बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहार में न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा। ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाव में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेगमन मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फेगमन मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटों का। टेरिडोफाइटा जो है, इस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में, वेसल और फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होता है। पुष्पोद्भिद या फिर फूल वाला पौधा। इस समूह में पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 समूहों में बांटा गया है, 2 उप समूहों में बांटा गया है। पहला नग्नबीजी और दूसरा आवृतबीजी। नग्नबीजी क्या है? गाइम्नोस्पर्म। गाइम्नोस्पर्म इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेपरविरेस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई जो है 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस और जिंगोबाइलोवा और मेटासिकोया है। जीवित जीवाश्म जो है साइकस है, जिंगोबाइलोवा है और मेटासिकोया है। जिंगोबाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड और नरम युक्त पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के पराकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व है, पहला भोजन के रूप में। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना, जिसको सागो बोलते हैं, सागो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी, चीड़ यानी पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल और जूनिपेरस की लकड़ी से सेट्स कास्ट तेल मिलता है। टेनिन जो है चमड़ा बनाने और स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन, कुछ शंकु पौधों में रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे आवृतबीजी को।
एंजियोस्पर्म। इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री क्या होते हैं? एक बीजपत्री जो है उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधों का नाम जो है ये सारणी में दिया गया है। तो इनके कुल का नाम है ये, और ये है उनके पौधों का नाम। कुल नाम है लिलियसिस, इसके पौधों का नाम है लहसुन और प्याज। पाल्मी, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। ग्रेमिनेसी कुल का नाम है और इसके पौधे का नाम है गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई। द्विबीजपत्री क्या है? द्विबीजपत्री में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधों के नाम इस सारणी में दिए गए हैं। द्विबीजपत्र के कुल पौधे का नाम है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के पौधे का नाम है मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी पौधे का नाम है कपास, भिंडी, गुड़हल। और द्विबीजपत्री वाले पौधे हैं, इसका कुल का नाम है लेग्यूमिनोसी। पौधे का नाम है बबूल, छुई मोई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली और सभी दलहन फसल। इसके बाद कुल का नाम है कंपोजीज। कंपोजीट जो है इसके पौधे का नाम है, ये पौधे हैं सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। रूटेसी कुल का नाम है, द्विबीजपत्री है ये। इसके पौधे का नाम है नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुरबिटेसी पौधे का नाम है तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा और करेला। सोलेनेसी द्विबीजपत्री है, इस कुल का नाम है और इसके पौधे का नाम है आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा और बेलाडोना, टमाटर। रोजेसी पौधे का नाम है स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। आगे हम डिस्कस करेंगे पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी जो है ये विभिन्न पादप भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। जड़ क्या है? रूट। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो कि मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मसूला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। मसूला जड़ यानी एडवेंटिटस रूट और मसूला जड़ टैप रूट और अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिटस रूट। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में समृद्धि करती है। मसूला जड़ों का रूपांतरण होता है शंकुराकार, गाजर, कुंभी रूप, शलजम, चुकंदर, तरकुरूपी, मूली। अब तना को पढ़ेंगे। तना यानी स्टेम, जब ये पौधे का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्रांकुर से विकसित होता है। ये पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। पत्ता यानी लीफ, ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। तो तनों का रूपांतरण भी देख लेते हैं। पहले भूमिगत तने हैं और ये उनका उदाहरण है। कंद आलू का भूमिगत तना है। बंडा केसर का भूमिगत तना है। धनकंद यानी कॉम। शल्क कंद जो है इसका उदाहरण है प्याज। भूमिगत तना है प्रकंद, किसका उदाहरण है ये? हल्दी, अदरक। आगे हम पुष्प को डिस्कस करेंगे, फ्लावर को। तो ये पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोसियम और जायांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जनांग और जायांग मादा जनांग होता है। पुमंग जो है, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होता है। पुंकेसर यानी स्टेमिनस होते हैं। पुंकेसर में परागण यानी पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जयांग जो है इसमें अंडप होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र। परागण सबसे पहले हम
इसके आगे हम परागण को डिस्कस करेंगे। परागण यानी पॉलिनेशन। परागण से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन, आगे हम निषेचन को पढ़ेंगे यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है ये पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदते हुए भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज यानी जायगोट कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन होता है। अनिषेचन फलन क्या है यानी पार्थिनोकैर्पी। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचन फलन यानी पार्थिनोकार्पी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे कि केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास। फल का निर्माण। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सरल फल जैसे कि अमरूद, केला। दूसरा पुंज फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रसभरी। और तीसरा संग्रथित फल यानी कंपोजिट फ्रूट। इसमें आपका कटहल, शहतूत ये सब होते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या फिर पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, कटहल। कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग हम देख लेते हैं। इसका चार्ट, तो ये फल है और इसके खाने वाले भाग हैं। ये सेब का खाने का भाग होता है पुष्पासन, नाशपाती का खाने का भाग होता है पुष्पासन, आम का खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति, अमरूद का खाने वाला हिस्सा होता है फल भित्ति और बीजांडासन भी बोलते हैं, बिंजाडासन। अंगूर का खाने योग्य हिस्सा होता है फल भित्ति और बीजाडासन। पपीता का मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति व बीजांडासन। केला का खाने योग्य भाग होता है मध्य एवं अंतः भित्ति। गेहूं का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का खाने योग्य भाग होता है पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। चना का खाने योग्य भाग होता है बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। शहतूत का खाने योग्य भाग है रसीले परिदल पुंज। कटहल का खाने योग्य भाग को कहते हैं परिदल पुंज व बीज। अनानास का खाने योग्य भाग है परिदल पुंज और नारंगी का खाने योग्य भाग होता है जूसी हेयर। आगे हम देखेंगे पादप उतक यानी प्लांट टिश्यू। पादप उतक के ये चार्ट हैं। इसके 2 भाग होते हैं, विभाज्योतकी उत्तक और स्थायी उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतकी उत्तक में 3 भाग होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक में 2 भाग होते हैं, सरल उत्तक और स्थायी उत्तक जो है, पहला ये था। स्थायी उत्तक के भी 2 भाग होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल उत्तक के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, मृदुतक, स्थूल कर्ष उत्तक और दृढ़ उत्तक। जटिल उत्तक में 2 भाग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तक को। उत्तक क्या है यानी टिश्यू। समान व्युत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। विभाज्योतकी उत्तक क्या है? पौधे के वर्धी क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन को विभाज्योतक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ये प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योतकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये गोल, अंडाकार या फिर बहुभुजाकार होती है। इनकी भित्तियां पतली व एकसार होती हैं। जीवद्रव्य संघन केंद्रक बड़े और रसखानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक क्या है? ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं
और पौधे की प्राथमिक वृद्धि यानी विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पाश्चर विभाज्योतक क्या है? इनमें विभाजन होने से जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक क्या है? ये वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो कि बीच में स्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खाने के लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। स्थायी उत्तक क्या है? परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है और विभिन्न कार्यों को रोकने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल उत्तक सिंपल टिश्यू क्या है? यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम क्या है? ये कास्ट, इसे कास्ट भी कह देते हैं। ये संवहनीय उत्तक है। इसके दो भाग होते हैं, इनके दो कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? जल व खनिज लवणों का संवहन और दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम के उत्तक के वर्षीय वलय को गिनकर ही किया जाता है। पौधे की आयु के निर्धारण की ये विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? ये भी एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण को, फोटोसिंथेसिस को। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे ये इसकी रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का, 6CO2 + 12H2O, ये ऊपर प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा, 6CH12O6 ग्लूकोज, उसके बाद जल 6H2O, उसके बाद ऑक्सीजन 6O2। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिका में जल शिरा से परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैथियोफिल। तो ये 4 घटक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन है, ऑक्सीडेशन, और अपचयन यानी रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन और दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश रासायनिक क्रिया को यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन को। तो ये जो क्रिया है ये क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया यानी हील रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। जल में अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP और NDPH निकलता है, जो कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। दूसरा, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में क्या होता है? ये क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनता है।
आगे हम डिस्कस करेंगे पादप हार्मोन को, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं पौधों में? पहला ऑक्सीसंस। ऑक्सिन्स जो है, ऑक्सिन्स की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका मुख्य कार्य है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्व कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, ये पत्तियों का विलगन रोकता है। तीसरा, ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। चौथा, इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। और पांचवा, ये फसलों को गिरने से बचाता है। दूसरा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया है। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। ये फूल बनाने में भी मदद करता है। ये बीज की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। जिब्रेलिन जो है, ये काष्ठीय पौधों में एगार यानी कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में किया था, लेकिन इसका नामकरण लिथाम ने किया है। ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ये जीर्णता को रोकता है। ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। ये बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड और जिसको ABA भी बोलते हैं, ये हार्मोन की खोज सबसे पहले 1961 से 65 में कॉन्स और एडिकोट और बाद में वेयरिंग ने किया था। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। ये पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है और ये पुष्पन में बाधक होता है। पांचवा, एथिलीन। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया है। ये फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ये पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलगन को प्रेरित करता है। छठवा है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो है, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं। ये जो है फ्लोरिजेंस, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलने वाले हार्मोन भी कहते हैं। सातवां, ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन ये एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे पादप रोग को, यानी प्लांट डिजीज कितने हैं। विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज क्या है? तंबाकू का मोजैक रोग। तंबाकू का मोजैक रोग जो है, इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक है टोबैको मोजैक वायरस यानी TMV। इसका नियंत्रण है, रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। दूसरा है रोग पोटैटो मोजैक। पोटैटो मोजैक जो है, ये रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इनमें पत्तियों में चितकबरापन होता है और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अगला रोग है बंकी टॉप ऑफ बनाना। ये रोग जो है बनाना वायरस फर्स्ट द्वारा होता है। इस रोग में पौधे, बौने और सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। अगला रोग है रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या फिर मोजैक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में शिराएं पीली व अन्य भाग हरे और वेन बैंडिंग में शिराएं हरी व अन्य भाग हरिमानहीनता होती है। अगला रोग है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में यानी बैक्टीरियल डिजीज में है आलू का शैथिल रोग। आलू का शैथिल रोग जो है, ये जीवाणु रहित रोग है। इस रोग में इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक है स्यूडोमोनास सिलिनिसेरियम।
सेलेनिसियरम नामक जीवाणु हैं और इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। अगला जीवाणु रहित रोग है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद संरचना यानी भूरा रंग हो जाता है। अगला जीवाणु रहित रोग है धान का अंगमारी रोग यानी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये रोग जो है ये जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला रंग स्पॉट दिखाई देता है। अगला जीवाणु रहित रोग है साइट्रोस्कैंकर। साइट्रोस्कैंकर रोग का कारक है जैंथोमोनास सिट्री। ये जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। अगला जीवाणु रहित रोग है गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु और एंजुइना टिट्रिकी नामक निमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है, करनाल बंट। आगे हम डिस्कस करेंगे तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। तो पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग हैं। रोग, उनके लक्षण और किस तत्व की कमी से होते हैं वो पढ़ना है हमें स्टार्ट में। तो आम एवं बैगन में जस्ता रोग। जस्ता जो है ये लिटिल लीफ है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता। नींबू में ड्राई बैक तांबा किस तत्व की कमी से होता है? तांबा की कमी से। आम और बैगन में लिटिल लीफ जो है ये जस्ता की कमी से होता है। नींबू में ड्राई बैक तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से। मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम तत्व की कमी से होता है। और धान से खैरा रोग, धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी से। आलू का ब्लैक हर्ट रोग भंडार में ऑक्सीजन की कमी से। आंवले में निक्रोसिस बोरॉन की कमी से। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी से। और चुकंदर में हट रॉट बोरॉन की कमी से होता है। तो ये चार्ट एक बार पॉज करके भी आप देख लीजिए जिससे याद हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है वो। आगे हम डिस्कस करेंगे वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला यानी सेफ्रॉन स्पाइस बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। ये सारे तथ्य जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे जीवित जीवाश्म। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों में अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वे होते हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म का पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण जिंको यानी वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लैरोमोट बिल्ली, सिलाकेंथ आदि। कुनैन सिंकोना पादप की छाल से होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो है ये कैरोटीनाइड के कारण होता है। 2,4-D जो है ये खरपतवार नाशी होता है। आगे वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है। आगे हम कुछ तथ्य देखेंगे और उसके विवरण भी देखेंगे, उदाहरण और विवरण। तो सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो है वो यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस। सिकोया ये एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी पौधा ये जो है लेमना, ये जलीय आवृत बीजी है जो कि भारत में भी पाया जाता है।
सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा बैक्टीरिया रीजिया, ये भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज जो कि 12 इंच लंबा है कोकोडीमर प्रजाति स्पेशीज, और लोडोसिया माल्डिविका। आगे सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एंजोला, ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज आर्किड होता है, आर्किड। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया ओनोल्डाई, व्यास इसका 1 मीटर और भार लगभग इसका 8 किलोग्राम हो सकता है। ये जो है ये वाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी आर्सीथियोबियम, ये एक द्विबीजपत्री है। परजीवी जो कि नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस, ये एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। जीवित जीवाश्म साइकस है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम फर्न है ये, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपोपम क्रिसलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा है ओक्रोमा लोगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गिलिस्पेटिकम। टेनिस गेंद जैसा फल है केंत। जंगल की आग ढाक। कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकोआ, इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा है पोपी, जो कि पेपावर सोमिनेफेरम, इसमें मोपिन होती है। तो ये हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है और बायोलॉजी का 1 to 5 लेसन हमने इसमें कवर कर दिया है हम लोगों ने। तो आगे जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो 6 to 14 लेसन पे होगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बायोलॉजी का। तो इससे पूरा लूसेंट 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।